हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने समझा था पराग कोष के बारे में। ठीक है, पराग कोष के बारे में जब हम लोग समझे तो उसमें आप लोगों को व्यवस्था बताई गई थी, मतलब टॉपिक के बारे में बताया गया था। इसको लघु बीजाणु जनन बताया गया था कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। बताया जाता है कि जिस स्थान पर, ठीक है, लघु बीजाणु जनन ऐसी व्यवस्था या ऐसी क्रिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। लघु बीजाणु जनन जो होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें और ये कैसी प्रक्रिया होती है, कैसी क्रियाएं होती है। ठीक है, तो दादा यह एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत पराग कोष तथा परागण का परिवर्धन होता है। ठीक है, अब ये परिवर्धन भी इसमें होता है। पहले सुनिए पूरी बात। बताया था पराग कणों का परिवर्धन होता है तथा तरुण पराग कोष को देखने से लगता है कि विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, जो कि विभवजोक्तीय कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है, जो बाह्य त्वचा से घिरा होता है। ये बताया है आपको लघु बीजाणु के बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो इसी को हम लोग समझेंगे कैसे कार्य करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से। देखें तो बताया है कि पराग कोष तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। परिवर्धन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्या होते हैं, तरुण कोष, तरुण पराग कोष जो होते हैं, मतलब तरुण पराग कोष से भी छोटे, एक तरीके से समझिए से भ्रूण होते हैं। ठीक है, इनका इसमें क्या होता है, निर्माण होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे प्रक्रिया चलती है। ठीक, और इसमें इनका क्या होता है, निर्माण होता है। उसी को परिवर्धन क्या कहते हैं, उनमें क्या होने लगता है, पराग कोष तथा पराग कणों का परिवर्धन होता है। ये चीज हो गया। फिर बताया जाता है कि तरुण पराग कोष को देखने से लगता है कि विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। अब जो इसमें पराग कोष तैयार होता है, उसे देखने से क्या लगता है, अब आपको बताएं। एक इसके अंदर व्यवस्था होती है जिससे विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है। विभवजोक्तीय एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें पराग कण और पराग कोष, ठीक है, जहाँ पे मिलते हैं, जो पराग कोष होते हैं उसमें जो पराग कण रहते हैं, ठीक है, उनके जो जो स्थान पर एक तरीके से मिलने का कार्य करते हैं। ठीक है, उन्हीं को बताया था विभवजोक्तियों के कार्य, विभवजोक्तियों को उन्हीं को क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, और कोशिकाओं का इसी तरीके से क्या है, समूह बनता है। जैसे आपको इसे बताएं कि जैसे हम लोग के शरीर में भी अगर देखा जाए कि बहुत सारी छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, हमारे शरीर कोशिकाओं से भी बना हुआ है और हमारी जो कोशिकाओं का एक समूह होता है, जैसे शरीर में हमारे कोशिकाओं का समूह होता है, तो कोशिकाओं से समूह से किसी चीज का निर्माण होता है। ठीक है, हमारे शरीर में ही कोशिकाओं के समूह से किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, और ऊतक के समूह से क्या निर्माण होता है, अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर पूरे अंग तंत्र के समूह से क्या होता है, अंग का निर्माण होता है। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि जब ये एक तरीके से इस पर कार्य करते हैं कि जब पराग कोष और पराग कण का परिवर्धन होता है तो तरुण पराग कोष में मतलब देखने को मिलता है, ये प्रक्रिया होती है। फिर उसके बाद विभवजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह तैयार होता है। ये दोनों मिलेंगे तो हमें तरुण प्रकार पराग कोष देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उनकी जो कोशिकाओं का विभाजन होगा तो हमें विभवजोक्तीय प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर इनको एक तरीके से कोई ना कोई कवर तो चाहिए। जैसे आपको बताएं, जैसे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे मतलब जो पक्षी होते हैं, ठीक है, और पंछियों के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर एक तरीके का आवरण लगा होता है। आपने देखा होगा, जैसे आपने छोटी सी सब मुर्गी के अंडे को देखे होंगे तो उसपे एक तरीके से सफेद आवरण लगा रहता है। चाहे बतख के अंडे को देखिए, चाहे किसी भी उसके अंडे को देखिए, तो उसपे आवरण रहता है। वो एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट तरीके से उन्हें मजबूती प्रदान करता है। वही चीज यहाँ बताई जाती है कि जो ये बताया ना कि जो बाह्य त्वचा से क्या होता है, घिरा होता है। अब इसको बाह्य त्वचा से घिरा होने का कारण क्या है, बाह्य त्वचा से घिरा होने का कारण कि बाहर की कोई भी चीज के अंदर मतलब एक तरीके से पहुंच ना सके और इसको मजबूती प्रदान की जाए। तो इस तरीके से इसको बताया गया कि लघु बीजाणु जनन ये प्रक्रिया और इस तरीके से के अंदर क्रिया होती है। यही क्रिया होती है कि परागकोष और परागण का क्या होता है, परिवर्धन होता है। साथ साथ इसमें तरुण परागकोष में मतलब तैयार होते देखने को मिलते हैं। विभाजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह तैयार होता है। फिर उसके बाद मतलब एक एक टॉपिक के बाद में, एक स्टेप के बाद में होता है। पहले परागकोष और परागकण का परिवर्धन होगा, फिर तरुण परागकोष में देखने को मिलेगा, फिर उसका जो है जोक्तीय की कोशिकाओं का समूह में तैयार होते हुए मिलेगा, और फिर जो पूरी व्यवस्था तैयार है तो उसके ऊपर से हमें जैसे आप लोग खुद कपड़ा पहन लें, ठीक है, शर्ट पैंट सब तैयार हो जाए, उसी तरीके से ये भी एक तरीके से क्या करता है, आवरण को तैयार करता है। ठीक, अब ये चीजें इसमें क्या हो गई, बताई जाती है। अब फिर ये बाह्य त्वचा तो तैयार हो गई, इसी में एक चीज और बताई जाती है। इसमें एक चीज बताई जाती है प्रसूस कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, प्रसूस कोशिकाओं के बारे में इसमें बताया जाता है। यही लघु बीजाणु के अंदर ही है प्रसूस कोशिकाएं।
ठीक है। प्रसूत कोशिकाएं ये होती क्या चीज है? ये बताता है कि बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के दीर्घाकार अस्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव के कारण कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। आप समझेंगे इसको, देखिए। प्रसूत कोशिकाएं ये बताता है कि बाह्य त्वचा के सबसे नीचे, ध्यान दीजिए, जो बाह्य त्वचा होती है, जैसे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो बताया था बीजोक्ति जहां से व्यवस्था होती है, तो उसके ऊपर से एक कवर लग गया, और कवर लगने के बाद में एक बाह्य त्वचा होनी शुरू हो जाती है। ये है आपकी, ये है बाह्य त्वचा। ये चीज, ये प्लांट की एक तरीके से काट को निकाला गया है, मतलब काट के बाहर एक स्ट्रक्चर को निकाला गया है, ठीक है। और ये इसकी जो है, जो बताया जाता था, बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, ठीक है। ये है इसकी बाह्य त्वचा, और ये अंदर की तरफ जो भरे हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ बताया गया है ना, कहा गया बाह्य त्वचा के कुछ कोशिकाओं के अंदर दीर्घाकार स्पष्ट केंद्रक गाढ़े जीव द्रव होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से इसके अंदर गाढ़े जीव द्रव भरे रहते हैं। ये है प्लांट ही है, ठीक है। ये प्लांट के रूप में है, और इसी को क्या क्या है बताया जा रहा है। ये है आपके एपिडर्मिस, ठीक। और ये रूट हियर है, ठीक है। एंडोडर्मस, वेसिकुलर, प्राइमरी फिलोफ्लोएम, और ये प्राइमरी जाइलम, ठीक। ये चीजें इसमें क्या होती है, मौजूद है। इसी चीज को इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ। तो अब यहाँ बताया जाता है प्रासूस प्रासूस कोशिकाओं के बारे में, कि यह बताया जाता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है या बाह्य त्वचा की कोशिका के, अब ये बाह्य त्वचा के नीचे स्तर पर, और साथ साथ इनके अंदर की जो व्यवस्था है ये दीर्घाकार आकृति की होती है, ठीक। अस्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीव द्रव के कारण इन्हें क्या करते हैं, अलग, मतलब सारी कोशिकाओं से अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, कि यहाँ पे जैसे बताया कि एक तरीके से कि विभुजोक्तीय कोशिकाओं का एक समूह होता है, तो ये उन कोशिकाओं से अलग होती हैं। क्या होती है? ये उन कोशिकाओं से अलग होती हैं, और साथ साथ बताया कि जीव द्रव इनके गाढ़े होने के कारण ही इनको क्या किया जाता है, भिन्न किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है इनको। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रसूत कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनका विभाजन होता है, ये चीजें इसमें पढ़ेंगे। देखिए, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। अब यहाँ बताया जाता है कि जो ये प्रसूत कोशिकाएं हैं, इनका विभाजन होता है, ठीक है। इनका क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन का कारण जो है, ठीक, विभाजन का कारण क्या होता है इनका, परिणत विभाजन। इनका जो विभाजन का कारण है परिणत विभाजन है, ठीक। तो यहाँ बताया गया जाता है कि प्रासूस कोशिकाओं जो होती हैं, ठीक है, इनका विभाजन होता है, और किसके कारण होता है, वो होता है परिणत विभाजन के कारण से। अब ये परिणत विभाजन क्या होता है, ठीक है। जैसे भी इसमें आपने देखा कि जो इसके जो जीव द्रव हैं, ठीक है, उस तरीके से गाढ़े आकृति के होते हैं, ठीक। तो अब जब उनका विभाजन होगा तो उनमें ज्यादा एक तरीके से एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये उन्हें अलग तरीके से व्यवस्था देता है, परिणत विभाजन, ठीक है, एक अलग तरीके से व्यवस्था देता है, जिसके कारण से इनका जो विभाजन होता है दो तरीके से होता है। कौन से? प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो कि बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और भीतरी जो होता है वो प्राथमिक पूर्ण बीजाणु जनन कोशिका के द्वारा होता है, ठीक है। ये भीतरी तरफ होता है और ये बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से प्रासूस कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसी के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे, ठीक। तो इसको ग्राफ को बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम शुरू करें। प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। ये जो विभाजन है, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिसके कारण से इसके जो विभाजन की प्रक्रिया जब लगातार चलती रहती है, ठीक है, तो इसमें प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो है वो करीब 1 से 5 या 2 से 5 भागों में क्या हो जाती है, विभक्त होती रहती है, ठीक है, विभक्त होती रहती हैं। और साथ ही साथ इसमें और सारी चीजों का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला चीज अगर इसमें देखा जाए तो एक चीज निर्माण इसको कहा जाता है अंतः स्तर। अंतः स्तर, ठीक, अंतः स्तर का निर्माण होता है। अब ये अंतः स्तर क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसको बताया जाता है कि ये बाह्य स्तर का, ये जो है इसी के बाह्य स्तर का नीचे वाली परत की कोशिका भित्ति, कोशिका परत की कोशिका भित्ति प्रायः हो जाती है,
ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती है। अंतः स्तर में क्या होता जाता है कि बाह्य स्तर का नीचे वाली जो परत होती है, जो बाह्य स्तर दिया गया है, ठीक है, इनकी जो नीचे वाली परत होती है उनके कारण क्या हो जाती है, कोशिका भित्ति प्राय मोटी होने लगती है। ठीक है, ये चीजें इसमें बताई जाती है। कहने का मतलब है कि बताया जाए कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका है जो कई पार्ट में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, कई भागों में बटना बटना और प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसके भी अंदर एक अंतः स्तर बन जाता है। तो जब बार बार कोई चीज विभाजित होगा, ठीक है, तो उसके बाहर की तरफ कुछ ना कुछ तो मोटाई आएगी जरूर। परिणत विभाजन क्या होता है कि जिसमें जिसमें नई कोशिका में नई कोशिका भित्ति त्रिज्या के अनुसार ये क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, इनकी मोटाई बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, जिसके कारण इसकी मोटाई बढ़ती है। ठीक, ये चीज बताई जाती है परिणत विभाजन के बारे में। क्या बताया जाता है कि इसमें नई कोशिकाएं कोशिका भित्ति किसी अंग या ऊतक की सतह के समांतर बनती हैं, परिणत विभाजन जो होता है, ठीक है, बनती हैं। और साथ ही साथ ये दोनों जो समांतर जुड़ती हैं उनकी त्रिज्या के अनुसार जुड़ती हैं, कि अगर त्रिज्या सेम रहेगी, यानी कि त्रिज्या मतलब आप जानते हैं जैसे ये कोई वो है परिध है, ठीक है, तो इसकी आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो इसकी क्या बताया था कि उसके समांतर जुड़ेंगी, जो उसी के समांतर जुड़ेंगी जिसकी त्रिज्या क्या होगी, दोनों की बराबर रहेगी। ठीक, और वो उसके मोटाई के अनुसार क्या होती है, जैसे जैसे त्रिज्या जुड़ती जाएगी उस तरीके से मोटाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, और जिसके कारण से फिर इसका विभाजन होता जाएगा। ये विभाजन फिर आगे चल के दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको हमने बताया भी अंतः स्तर के बारे में। ठीक, तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये कार्य करते हैं। ये हो गया आपका परिणत विभाजन। और इसमें एक चीज आप लिख लीजिए, इसके नियमन को लिख लीजिए, मतलब ये किस पर कार्य करते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें नियमन में, लिखिए पादप हार्मोन ब्रासिनो, पादप हार्मोन ब्रासिनो स्टेरॉइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीआर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पादप हार्मोन ब्रासिनोस्टेरॉइड और हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड H2O2 जिसको कहते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोऑक्साइड के नियमन में सहायता करता है। लिखिए इसमें पराग कोश में पराग कोश में जिन स्थानों पर जिन स्वाफुटन होता है, स्वाफुटन होता है, पराग कोश के जिन स्थानों पे स्वाफुटन होता है, और वहां जब स्वाफुटन मतलब क्या है कि मतलब जो वहां की भित्ति है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, फटने लगती है। तो फट के छोटे छोटे आकार में बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे जो भित्ति होगी पतली होती जाएगी। ठीक है, और पतली होने के कारण से वहां पे क्या होने लगेंगे, जब पतली हो जाएगी तो धीरे धीरे वो स्तर जो होगा कमजोर होता जाएगा। ठीक, और उसी को एक तरीके से रंध्रक के रूप में बताया था, और वही रंध्रक आगे चल के आप देखेंगे कि पत्तियों में रंध्र के रूप में वो कार्य करते हैं, जो कि आसानी से खुल जाते हैं और आसानी से बंद हो जाते हैं। हेडिंग डालिए टेपिटम। टेपिटम क्या होता है इसको समझेंगे हम लोग। ठीक, 1 से 5 भित्ति वाली कोशिका मध्य स्तर बनाती, तो सबसे नीचे वाली स्तर क्या बनाती है, टेपिटम बनाती है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे, ये होगा आपका टेपिटम के बारे में। ठीक है, क्या होता है, पराग कोश की एक कोश की अंतःभित्ति होती है। ठीक है, और ये अंतः स्तर के नीचे वाले 1 से 5 भित्ति कोशिका के मध्य स्तर तथा सबसे नीचे वाली जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, वो टेप्टम बनाती है। ठीक है, अब हम लोग टेप्टम के कार्य को जानेंगे। ठीक, कि टेप्टम का कार्य क्या होता है, ये किस तरीके से अंतः भित्ति जो होती है उसको किस तरीके से सपोर्ट करती है। ठीक, हम इन सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, अब समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए, नहीं तो फिर उसके कार्य के बारे में
टेपिटम होता यही है, ठीक है, जो कि एक तरीके से जो एक कोशिकीय अंतःभित्ति होती है उसी के निचले स्तर पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेप्टम के बारे में। टेप्टम के बारे में कुछ हम लोग पढ़े थे और आज उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि टेप्टम के कार्य क्या होते हैं और ये किस तरीके से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ बताया जाता है कि टेप्टम के कारण बताया जाता है कि ये कोशिकाएं एक तरीके से स्रावी ग्रंथनाली और साथ साथ प्लाज्मोडियल प्रकार की होती हैं, ठीक है। यहाँ आपको बताया जाता है कि ये कोशिकाएं जो होती है स्रावी प्रकार की होती हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था जिनमें क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के द्रव्य प्रवाह मतलब एक तरीके से स्राव में चल सके, किसी भी प्रकार के जो द्रव हो एक तरीके से क्या हो सके, स्राव में चल सके। और साथ साथ एक ग्रंथिल भी होती है। ग्रंथिल मतलब कि इनमें परत दर परत छोटी छोटी से ग्रंथ की तरीके से नसें पाई जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे प्लांट होते हैं मतलब इस तरीके की व्यवस्था में, मतलब जैसे आप देखते अमरबेला को या रात रानी को प्लांटों को देखें तो पेड़ की तरीके से नहीं, वो एक झाल की तरीके से तैयार होती है, ठीक है, मतलब दूसरे पे चढ़ने का कार्य करती हैं। तो उनमें आप देखेंगे तो वो छोटी छोटी पतली पतली नसें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि कौन से प्लांट और आपको होता है, जैसे लौकी का पेड़ हो गया, ठीक है, वो लौकी के जो होती है अमरबेल की प्रकार के, ठीक है, वो सारी हो गई। तो ये बता रहे कि इसमें क्या होता है, एक तरीके से ग्रंथिल व्यवस्था होती है और साथ ही साथ एक तरीके की प्लाज्मोडियल प्रकार होती है। इसको भी हम लोग समझेंगे कि प्लाज्मोडियल होता क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका यही रहेगा, प्लाज्मोडियल प्रकार की होती है। फिर बता दें कि प्लाज्मोडियल प्रकार की कोशिकाएं आर्य भित्ति टूटकर जीव द्रव को परागकक्ष में छोड़ देती हैं। अब ये क्या करती हैं, इनका कार्य क्या है, इनका भी कुछ कार्य होता है। इनका कार्य क्या होता है कि जो आर्य भित्ति होती है, ठीक है, आर्य भित्ति ऐसी भित्ति होती है जो कि एक भित्ति दूसरे भित्ति से क्या होती है, जुड़ी रहती है। तो बताया कि आर्य भित्ति टूटकर जीव द्रव के पराग कक्ष में क्या कर देती है, छोड़ देती है। और फिर इनका क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये एक तरीके से पोषण का भी कार्य करती है, पराग भित्ति के निर्माण में भी इनका कार्य होता है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है कि यह पराग की उर्वरकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर टेपिटम की ग्रंथि में खराबी आ जाएगी तो जो प्लांट होंगे वो एक तरीके से नर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। मतलब उसके अंदर एक तरीके से हार्मोन्स जो होंगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से वो जो प्लांट होगा या तो एक तरीके से बौना हो जाएगा या एक तरीके से फूलों को नहीं निकाल पाएगा, उस तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा। जैसे आप समझ सकते हैं ना कि नर एक तरीके से जब बांझपा हो जाएगा तो अपनी जनरेशन को या किसी भी तरीके से व्यवस्था को आगे बढ़ा नहीं सकता, ठीक। तो ये आपको बताया था टेप्टम के कार्य के बारे में। अब इसमें कुछ चीजें जो दी गई हैं आपको, इससे प्लाज्मोडियल दिया गया है, इसको भी हम लोग समझेंगे क्या होता है, ठीक है। और सारी चीजें तो इसमें आपको बताई जा चुकी है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ बताया जा रहा है आपको प्लाज्मोडियल के बारे में, क्या बताया जा रहा है इसमें, बताया था कि कोशिका भित्ति विघटित हो जाती है। विघटित कहाँ हो जाती है, मतलब इस तरीके से बताया जा रहा है इसको कि जो आपके टेपिटम होते हैं, ठीक है, उसी में बताया जा रहा है कि टेपिटम में क्या होते हैं, जो प्लाज्मोडियम यानी अमीबिया इसको कहा जाता है, अमीबा इसको या अमीबिया इसको कहा जाता है। तो यहाँ बताया जाता है इसके अंदर कि कोशिका भित्ति क्या होने लगती है, विघटित होने लगती है। एक तरीके से विघटित का मतलब क्या है कि तरीके से एक कोशिका दूसरे में समाहित होने लगती है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बताया था कि उनके शरीर में हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगते हैं उनकी हड्डियों की संख्या क्या हो जाती है, कम होने लगती है, ठीक। उसी तरीके से ये नहीं, यही कहने का मतलब है कि छोटी छोटी हड्डियां एक तरीके से आपस में मिलने लगती है। तो यहाँ वही बताया कि कोशिका भित्ति क्या होने लगती है, विघटित होने लगती है, आपस में जुड़ने लगती है और प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़कर पराग कणों को घेरने का कार्य करते हैं। घेरने का मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं। जो यहाँ के पराग कण होते हैं, ठीक है, उनको वो सारे मिलकर एक तरीके से कौन सी चीज में, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट आपस में क्या होती है, उनको मिल एक तरीके से प्रोटोप्लास्ट सिक्योरिटी का कार्य करता है। जिससे हम लोग के शरीर में, आप ध्यान दीजिए, हम लोग के शरीर में एक व्यवस्था है जिसको कहा जाता है टी4 लिम्फोसाइट, ठीक है। टी4 लिम्फोसाइट एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में घुसने वाला हो तो उससे लड़ने का कार्य करती है, ठीक है। तो टी4 लिम्फोसाइट ऐसी व्यवस्था है, टी4 लिम्फोसाइट एक ऐसी व्यवस्था, अगर मान लीजिए आपको जुकाम हो रहा हो, ठीक है, तो वो उसमें क्या करता है, मददगार होता है कि आपको जुकाम होने से कुछ हद तक बचाया जा सके, ठीक। कोई भी बीमारी हो तो उसमें टी4 लिम्फोसाइट एक तरीके से आपके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में ही कार्य करता है, ठीक। तो उसी तरीके से बता रहे कि जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, पराग कणों को घेरने के लिए ल्यूपूल में चले जाते हैं। ल्यूपूल में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। अब ल्यूक्यूल क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए, ल्यूकुल कहें, ल्यूकोल में, लोक्यूल में,
लोक्यूल में चले जाते हैं। अब हम लोग समझेंगे लोक्यूल के बारे में, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो स्थान है वो कहाँ होता है। इसका स्थान होता है आपका अंडाशय में और साथ साथ परागकोश में, ठीक। इनका स्थान कहाँ होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी के पास में जो खाली स्थान होता है, ठीक है। और साथ साथ पराग कोष में भी होता है। कि प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़कर क्या करते हैं, परागकणों को घेरने के लिए लोक्यूल में चले जाते हैं। अब लोक्यूल क्या है, आप समझ गए होंगे ना कि लोक्यूल एक ऐसी व्यवस्था है जो पेड़ पौधों में छोटी खाली स्थान की जगह पाई जाती है, ठीक है। तो खाली स्थान जो कोई जगह रहेगी तो उसको भरने का कार्य तरीका, और खाली स्थान जगह होती कहाँ पे है, या तो अंडाशय के पास होगी या तो फिर परागकोश के पास होगी। कि जिस तरीके से अगर मात्रा में बढ़ता जा रहा है परागकोश, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको भरने का कार्य करते हैं। अतिरिक्त परागकोश जब बढ़ जाए तो भरने का कार्य करते हैं। इससे हम, ठीक, हम लोग समझेंगे पेरी प्लाज्मोडियम के बारे में, ठीक है। अब सही है। उस तो यहाँ बताया था पराग कोश के विकास के दौरान होता है, तो पराग कोश के जो विकास के दौरान होगा, यानी कि इसमें बताया था कि जो आपके कैपिटल हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने टेपिटम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और टेपिटम जो कि लघु बीजाणु जनन के ही भाग में आते हैं, ठीक है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बीजाणु जनन कोशिकाओं के बारे में, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ये क्या, चलिए तो हम लोग समझेंगे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं के बारे में क्या होता है। लिखिए, ये कोशिकाएं, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है, हमें क्या बताया है, प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया जाता है कि ये कोशिकाएं प्रत्यक्ष रूप से क्या करती हैं, दो या दो से अधिक विभाजनों की, दो या दो मतलब दो या दो से अधिक, यहाँ पर तीन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दो या तीन से अधिक विभाजनों की सहायता से विभाजित होकर अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। और यहाँ बताया क्या जा रहा है कि जो कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक बीजाणु की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये कोशिकाएं एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से मतलब पारदर्शिता के माध्यम से, ठीक है, दो या दो से अधिक, हो सकता है तीन भी हो, दो या तीन की संख्या में जब ये रहते हैं तो इनका जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, ठीक। और जब विभाजन की प्रक्रिया होगी तो इसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका के क्या होगा, यहाँ पर निर्माण होगा। और यह भी ध्यान रखना कि ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि टूयन होती हैं। क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, टूयन होती हैं। इसको इसमें क्या किया गया है, बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें और चीज क्या बताया जाता है कि जब मात्र कोशिकाओं का एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है, मात्र कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जो पराग कण होंगे, ठीक है, या जो इनका परागण की व्यवस्था होगी, ठीक है, ये करीब चार प्रकार से, चार अगुणित पराग कण का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, ठीक है। जिससे ये टू एन हो गया। और जब इनका क्या होने लगेगा, एक तरीके से अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो जैसे इसका भी जब आधा होगा, ठीक है, तो दो का क्या हो जाएगा, चार होकर क्या होगा, यहाँ पे पराग कणों में निर्माण करेगा इसका, ठीक है। ये इसमें बताया था। अब हम लोग ये जानेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती है, ठीक है। और तो जहां तक है कुछ समझ में आ ही गया होगा क्या बता रहा है, लेकिन हम लोग ये भी इसमें जानेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती है। चलिए लिखिए, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भी ध्यान रखिए, इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एमएमसी, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लिखिए इसमें कि पराग कोश में पाई जाने वाली, पराग कोश में पाई जाने वाली ठीक है,
और ये जो हिस्सा होता मतलब ये जो भाग होता है एक तरीके से, ये जो भाग है, ये भाग है किसका जानते हैं? युवा परागकोश का। ध्यान रखिएगा इसको भी, युवा परागकोश का। अभी हम आपको एक क्वेश्चन लिखाएंगे, मतलब चीज पढ़ाएंगे जो आपको आगे चलकर वो इस बार नहीं अगले बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। नीट में क्वेश्चन आया था, अभी आगे लिखाएंगे, समझाएंगे उसको। ठीक। तो यहाँ बताया था लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। इसको कहा था माइक्रोस्कोपिक मदर सेल, एमएमसी के रूप में बताया था है। बताया था कि पराग कोश में पाई जाने वाली एक टूयन कोशिका, टूयन कोशिका यानी कि द्विगुणित कोशिका, ठीक है। द्विगुणित कोशिका जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या कार्य करते हैं? अर्धसूत्री विभाजन यानी कि उनको भी क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करते हैं, यानी कि टू एन से यन प्रकार में जाते हैं, टू एन से यन प्रकार में जाते हैं विभाजन द्वारा। चार अगुणित लघु बीजाणु क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। चार अगुणित लघु बीजाणु का उत्पन्न यानी कि जन्म देते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बताया जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोश का है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये भाग जो है एक तरीके से युवा पराग कोश का होता है। मतलब जब पराग कोश एकदम युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं, यानी खिलने की व्यवस्था में, जब निकलने की व्यवस्था में हो जाते हैं फिलामेंट के साथ में, तब ये पराग कोश क्या होता है? तब ये इसका क्या होता है? एक तरीके से निर्माण में दिखाई देता है, या इसका उपयोग में क्या होता है? दिखाई देना शुरू होता है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा इसमें, इससे जो ऊर्जा मिलती है, ठीक है, इससे जो ऊर्जा मिलती है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को, इनको ऊर्जा मिलती है टेपिटम से। ध्यान रखिएगा अभी, इनको जो क्या होती है ऊर्जा मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? टेपिटम से। ध्यान रखिएगा ये भी, आप इसको नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो कल हम लोग इसके क्रम के अनुसार कहे थे बताने के लिए, तो इसके क्रम को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसमें पहला बताया जाता है, इसका जो पहला क्रम है वो है, ठीक है। तो यहाँ बताता है कि एक बीजीय पत्री के भित्ति निर्माण में कौन कौन सी चीजें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप होती हैं, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ बताया था पहले युग्मनज का विभाजन और द्विकोषीय अवस्था, ठीक है। फिर आपका बताया था ये पहली व्यवस्था है इसकी, युग्मनज का पहले विभाजन होता है, ठीक है। फिर बताता है आपको प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, ठीक है। फिर गोलाकार भ्रूण की अवस्था तैयार होती है। फिर स्कूटेलर अवस्था आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अच्छे विभेदन होना शुरू होता है, और फिर एक बीजपत्री का एक तरीके से भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो ये इतनी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसका क्या होता है? निर्माण होता है। लंबवत यानी टी आकार के तिरछे चतुष्क पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे पादप होते हैं, मतलब बहुत से ऐसे प्लांट हैं, ठीक है, जो कि उनकी जो आकृति होती है, जो है बताया जा रहा है कि उनकी आकृति टी आकार की होती है, लंबवत होती है, कहने का मतलब क्या होता है? ये लंबवत होती है, ठीक है। और साथ साथ ये तिरछे चतुष्क में पाए जाते हैं, जैसे भी हमने आपको बताया यहाँ पर चतुष्क के बारे में, कि चतुष्क क्या काम करते हैं? हाँ, भ्रूण के चारों ओर ये क्या होते हैं? स्थित होते हैं, और साथ साथ उनको क्या करते हैं? एक तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं। तो यहाँ यही बताया है कि जो टी आकार के ये होते हैं, ठीक है, उनके उनके भी अंदर एक तरीके से चतुष्क पाए जाते हैं, और वो भी क्या काम करते हैं? एक तरीके से मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि लघु बीजाणु चतुष्क से बीजाणु पृथक पराग धानी में क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं। अब ये बताया कि जो लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, ठीक है, उनमें बीजाणु पृथक होकर, मतलब लघु बीजाणु है, ठीक है, और उनके जो चतुष्क होते हैं उनसे बीजाणु क्या होने लगते हैं? अलग होने लगते हैं, ठीक। और अलग होकर
ठीक है। तो यहाँ इसी के बारे में बताया जाता है कि जो क्या बता रहे थे, बीजाणु जो होते हैं वो पृथक होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, परागधानी में बिखर जाते हैं, बिखरे रहते हैं। लेकिन ऐसी भी एक व्यवस्था है कि, लेकिन ये बताता है कि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, पादप लघु बीजाणु, ठीक है, लघु बीजाणु भी इनको कह सकते हैं, या फिर इनको ये भी बताया जा सकता है, क्या बताया जाता है, परागकण। लघु बीजाणु भी हो सकते हैं, और या फिर ये हो सकते हैं परागकण। ठीक, लघु बीजाणु यह भी कह सकते हैं कि जिस पादप में पराग कण साथ होते हैं उसे संयुक्त परागकण कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जिस पादप में लघु बीजाणु साथ होते हैं उन्हें भी क्या कहा जाता है, संयुक्त परागकण ही कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसमें क्या की गई है, बताई गई। और ये भी बताया जा रहा है इसमें कि जिस बीजाणु में क्या होते हैं, परागधानी बिखरे रहते हैं, ठीक है, और वो होते किसमें है, वो ज्यादातर होते हैं लघु बीजाणु चतुस्क से। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क में जो होते हैं क्या होता है, बीजाणु पृथक रहते हैं लेकिन दूर दूर रहते हैं। और यहाँ इसमें क्या होते हैं, लघु बीजाणु, ठीक है, जिस पादप में, अब ये अलग अलग पादप के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब कौन कौन से पादप ऐसे हैं जिसमें लघु बीजाणु पृथक रहते हैं, और कौन कौन से ऐसे पादप हैं जो लघु बीजाणु एक साथ रहते हैं, ठीक है, इसके बारे में लोग क्या करेंगे, अब आगे पढ़ेंगे। ये हो गया। अब हाँ, इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो इस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक प्लांट आता है आपका टाइफा। ठीक, टाइफा एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, जिसके बताता है कि परागकण आपस में क्या होते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं। ठीक है, टाइफा एक ऐसा प्लांट है जो क्या होता है, एक तरीके से संयुक्त रूप में रहते हैं। आपको दिखा रहे हैं, देखिए इसमें। ठीक है, तो ये बताया जाता है कि कुछ पादपों में लघु बीजाणु मिलकर एक विशेष संरचना पारगपिंड बनाते हैं। ठीक है, और ये व्यवस्था किसमें होती है, ये व्यवस्था होती है आपके मदार में। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज ये भी है, एक विशेष संरचना बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है, परागपिंड के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे ये होता क्या चीज है पहले। ठीक है, परागपिंड क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, इसका हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, परागपिंड। चलिए लिखिए इसमें कि पौधों में परागकण, एक तरीके से जान मान के चलिए कि बहुवचन है परागकणों का। ठीक है, क्या है, बहुवचन हो। जैसे बहुत सारे एक लड़के होते हैं तो बॉयज कहा जाता है, या खिलाड़ी हो तो प्लेयर्स कहा जाता है, उसी तरीके से भी है। ठीक है, तो बहुत से, जैसे से बताया था कि परागकण कणों का एक, पादपों में परागणों का एक ठोस चिपचिपा समूह ही होता है। ठीक है, और ये चिपचिपा समूह एक तरीके से थैली नुमा होता है, थैली नुमा, ठीक है, होता है जैसे इस तरीके से, इस आकृति में होता है। इसी में क्या होते हैं, ये इकट्ठा हुए रहते हैं। ठीक, आपके बुक में बना होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, इकट्ठा हुए रहते हैं, थैली नुमा होते हैं। जो परागकण के दौरान क्या होते हैं, जब ये इकट्ठा हुए रहते हैं तो जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो एक साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाया करते हैं। ठीक है, ये चीज में क्या किया गया है, बताया गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। लाओ दिखाएं। हम आए थे यम यम सी, इसको बताया गया है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे तो चित्र बनाएंगे, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बताया जाता है आपको कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका इस तरीके से क्या होती है, तैयार होती है। इसको दो प्रकार से विभक्त किया गया, कौन से, क्रम अनुसार इस तरीके से चलती है। ठीक है, युगपत प्रकार इस तरीके से चलती है। दोनों प्रकार हम आपको पढ़ा चुके हैं, दोनों प्रकार आपको क्या कर चुके हैं, लिखा चुके हैं। ठीक है,
हमने उसमें आपको बताया था शुरू में ही, क्या बताया गया था कि जब द्विबीजपत्रियों का, ठीक है, पत्रियों में भित्ति निम्न युग प्रकार का होता है, युग प्रकार, ठीक है, युगपत प्रकार का होता है, पहले ही उसमें लिखा गया था, ठीक। तब ये आपका होता है युगपत के प्रकार का, ठीक। फिर इसके बाद ये आपका होता है क्रम के अनुसार, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और ये जो क्रम के अनुसार होता है, ये होता है आपके एक दो तीन और चार, ये चारों प्रकार आपके एक बीजीय पत्री जो कि हमने लिखा था आपको, ठीक है, उसके अनुसार क्या होता है, होता है। तो ये आपका क्रम है किसका, एक बीजपत्री का, और वो है आपका क्रम द्विबीजपत्री का, ठीक है। तो इसको बना लीजिए, फिर अगला हेडिंग डालिए। चलिए, तो हम लोग अभी तक प्राथमिक लघु बीजाणु कोशिकाओं के बारे में जाने, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग पराग कणों के विकास के बारे में समझे। अब आज हम लोग समझेंगे पराग कोश के स्वपुटन के बारे में, ठीक है, क्या होता है, कैसे कार्य करता है। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालिए। चलिए देखते हैं क्या होता है ये। पराग कोश का स्वपुटन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कैसे कार्य करता है, किस समय कार्य करेगा, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे, इसमें समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर इसको देखा जाए एक तरीके से, एकदम ऐसी भाषा में समझे इसको, तो इसमें बताया जाता है कि जब पराग कोश, ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं, यानी कि एकदम परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, परिपक्व यानी कि ये अवस्था आ जाती है कि जैसे ऐसे समझिए आप लोग अपने ही बारे में, कि जैसे आप एक तरीके से बताएं कि आप परिपक्व हो गए हैं, ठीक है, यानी हर चीज की आपके पास जानकारी है, यानी जानकारी मतलब क्या, कि आप अपना फैसला, अपने भविष्य का फैसला स्वयं ले सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब आपको बता दिया कि आप परिपक्व हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जब परागकोश का स्वपुटन जो होता है, उसमें यही बताया जाता है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, तो स्वपुटन मतलब होता है कि फट जाना, ठीक है, कहीं से क्या हो जाए, फट जाना, ठीक। तो इस तरीके की व्यवस्था एक तरीके से परागकोश की स्वपुटन ही कहलाती है, यानी कि उस वक्त परागकोश क्या होंगे, परागकोश की जो थैली होगी, झिल्ली होगी, ठीक है, वो फट के बाहर, मतलब एक तरीके से फट जाएगी, और जो अंदर के परागकोश होंगे वो बाहर निकलना शुरू कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परागकोश का स्वपुटन इस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले थोड़ा बहुत लिख लेंगे, फिर इसको अच्छी तरीके से समझेंगे भी। चलिए लिखिए, इसमें परागकोश का स्वपुटन में क्या होता है कि परिपक्व होने पर, ठीक, ये बताया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सबसे पहले बताया जाता है परागकोश के स्वपुटन के बारे में, ठीक है। परागकोश के स्वपुटन को हम लोग समझें कैसे कार्य करता है, किस तरीके से होती है, ठीक है। देखिए, तो कोई इसका चित्र भी इसी वक्त बना दे तो ज्यादा सही रहेगा, जैसे इस प्रकार से। हम लोग इसको समझेंगे पहले। परागकोश का स्वपुटन क्या होता है, तो बताता है कि परिपक्व होने पर परागकोश का स्वतः फटकर, ठीक है, परागकोश का स्वतः फटकर पराग कणों का पराग कणों को बाहर निकालने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागकोश का स्वपुटन, ठीक है, ये बताया जाता है। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है, ये क्रिया किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। तो बता दें, ये क्रिया तब होती है
किस तरीके से होती है कि जल की कमी से, ठीक है, एंडोथीसियम कोशिकाओं के सिकुड़ने और स्टोमियम पर दबाव पड़ने से कोशिका में यह परिवर्तन होता है, ठीक है। अब इसमें बताया कि सबसे पहले तो जल की कमी होती है, ठीक है। अब जल की कमी किस कारण से हो सकती है? जल की कमी यह होती है कि जब परिपक्व होने लगते हैं कोई चीज, ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि कोई छोटा बच्चा है तो वो सिर्फ दूध पिएगा, ठीक है, और दाल का जूस पिए, उसी में उसके मतलब एक तरीके से दिन की दिनचर्या और एक दिन पूरा बीत जाएगा, ठीक है, उसे कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो आपको भोजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा लगने लगती है, ठीक, क्योंकि शरीर में जो मांसपेशियां हैं, जो शरीर के वो सारे सेल हैं, ठीक, और जो ऑर्गन सिस्टम है उस तरीके से विकसित होने लगते हैं, ठीक। न्यूरॉन्स को भी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ बताया था कि जब धीरे धीरे क्या होते हैं, प्राक कोष एक तरीके से बढ़ने लगते हैं मतलब कि परिपक्व होने लगते हैं, ठीक। तो अब वो उतनी मात्रा में जल को क्या कर पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते। कैसे? देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा हर एक प्लांट में तो आप वाटर को डालते नहीं, वाटर सप्लाई करते नहीं, ठीक। जैसे अभी आम का छोटा पेड़ लगाएंगे, आम, ठीक है, तो छोटे पौधों को लगाएंगे जब आप, तो उसमें कुछ समय के लिए पानी डालेंगे, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और मतलब एक तरीके से फल देने लगे तो आप उसमें पानी डालना छोड़ देंगे, ठीक, लेकिन वो तब भी फल देता रहेगा। कहीं ना कहीं से तो वाटर ला रहा है। वाटर लाने की एक व्यवस्था होती है प्लांटों की, होती है मेन रूट, ठीक है, और मेन रूट से क्या हो करते हैं, पृथ्वी से जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक है, उनमें जो वाटर अवशोषित किए जाते हैं, जल को अवशोषित कर किए रहते हैं पार्टिकल, उन्हीं के माध्यम से उनको क्या किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस तरीके से जब ये एक तरीके से जल को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में उन्हें पानी मिल नहीं पाता, ठीक, और पानी न मिलने के कारण यही व्यवस्था होती है कि जल की कमी से एंडोथीसियम कोशिकाओं की सिकुड़ने लगती हैं। एंडोथीसियम कोशिकाएं जो होती हैं क्या होती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ और सिकुड़ने पर और क्या होते हैं, स्टोमियम पर दबाव पड़ने लगता है, और जिससे क्या होती है, प्रक्रिया के माध्यम से स्वफुटन हो जाता है, यानी परिपक्व जो ये होते हैं कौन से, क्या कह रहे हैं, परागकोश वो फटने लगते हैं, ये चीज में बताया जाता है, ठीक है, करते हैं, ठीक है, कि परागकोश अच्छी मात्रा में बाहर निकल सके। अब एक चीज ये भी है कि ये परागकोश मतलब ये ऐसी चीजें जो एक तरीके से फटती हैं, जो फटने से परागकोश बाहर निकलते हैं, उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के तरीके से क्या होते हैं, ये परागकोश फटने से बाहर निकलते हैं, ठीक। तो यहाँ बताया था कि फटने से क्या होते हैं, कुछ परागकोश जो बाहर निकलते हैं, हर एक परागकोश, कुछ परागकोश ऐसे होते हैं जो कीट पतंगों के माध्यम से, वायु के माध्यम से व्यवस्था होती है, ठीक, और कुछ परागकोश जो कि फटने के बाद तब वायु में संपर्क में आते हैं, जैसे वायु फटेंगे वो हवा चलेगी, वो उड़ना शुरू करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से उनका परागण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें अगर देखा जाए एक तरीके से तो कौन कौन से किस प्रकार से कार्य करते हैं जो कि फटने से या और किसी प्रकार से क्या होते हैं, परागण की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो ये आप ये समझ चुके हैं, ये क्रिया होती है पहले लंबवत, जो कि अभी हमने चित्र बनाया था, छिद्रमय, ठीक, क्या होती है ये, छिद्रमय। अभी इसके उदाहरण लिखेंगे आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए, इसका जो होता है लंबवत होता है, वो होता है कपास, धतूरा, ठीक, आपने देखा होगा, ठीक है, ये कपास जो होते से खुल जाते हैं, तो रुई की तरह, जो रुई आप कपास जान खुल जाएंगे उसके परागकण, और उसी को या तो बाहर निकाले जाएगा समय होते, और या तो फिर वो हवा के माध्यम से उड़ना शुरू कर देंगे, ठीक। फिर ये जो अनुप्रास्त तरीके से होता है, ये होता है तुलसी। आपने देखा होगा कि तुलसी के जो परागकण बीज होते हैं वो अनुप्रस्थ तरीके से नीचे ही गिरना शुरू हो जाएंगे, और वही गिरेंगे जहां लगे रहेंगे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक ही प्लांट आप तुलसी का लाए बहुत सारे तरीके से फैल जाते हैं, ठीक है, और यही पेड़ होता है सोलेनम, ठीक है, ये भी छिद्रमय तरीके से प्लांट होता है, ठीक है, इसको सोलेनम कहा जाता है। ये छिद्र युक्त होते हैं, ठीक है, इस तरीके की इनकी व्यवस्था होती है, ठीक। तो यहाँ आपको बताया था लंबोत प्लांट, लंबोत जो एक तरीके से पराग कोष को क्या करते हैं, फटने मतलब पराग कोष को, पराग झिल्ली फटती है, ठीक है, वो परागकण या पराग कोष बाहर निकलना शुरू करते हैं, होते हैं आपके कपास और धतूरा। अनुप्रस्थ तरीके से जो परागण के माध्यम से प्रक्रिया करते हैं वो होती है तुलसी, ठीक है, और छिद्रमय जो होते हैं वो क्या होते हैं, सोलेनम, ठीक है।
ये इस तरीके के क्या होते हैं प्लांट हैं। और ये अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये तीन प्रकार के जो है दिए गए हैं, इन्हीं तरीके से इनको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कपास और धतूरा है, जितने प्लांट इस तरीके से होंगे, ठीक है, कि मतलब फटेंगे और हवा के माध्यम से अपने परागकण को क्या करेंगे, दूर दूर फैलाएंगे, तो सारे लंबोत ही फटे, वो सारे लंबोत में ही आएंगे, ठीक। और जो इस तरीके से प्लांट तुलसी की प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि मतलब बीज उनके निकलेंगे, ठीक है, वही जमीन पर बगल में गिर जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके की जो व्यवस्था होती है अनुप्रास्थ में होती है। और फिर छिद्र में जो होता है सोले नम के तरीके से कार्य करता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि सोलेनम प्लांट किस तरीके से होता है। और इसमें कौन कौन से मुख हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे मुख हैं जो एक तरीके से कार्य करते हैं इस पर। आप लोग देखे भी होंगे कैसे, जैसे इसके जो वो हैं, क्या है इसके उदाहरण के रूप में, वो प्रजातियों की संख्या, तो वो है आपकी पहली आलू, फिर आपका है बैगन, ठीक, आप लोग समझ गए होंगे अब, ठीक है। आलू है, बैगन है, टमाटर है, ये सब चीजें इसमें क्या है, शामिल है, ठीक। और एक तरीके से आप देखेंगे छिद्रयुक्त होते हैं, छिद्र में इनकी व्यवस्था होती है, ठीक है। चाहे ये जमीन के अंदर रहें और चाहे जमीन के बाहर उगे, ठीक है, ये इस तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इनकी करीब 1500 तक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो अब हम लोग समझेंगे इसके बारे में एक बार, ठीक है। इसको आप नीचे ऐसे एरो बना के लिख लीजिएगा कि जिससे, चाहे एरो बना के जो आप लोग लिख लीजिए, हम इसलिए नहीं लिखे कि एक लाइन और बड़ी हो जाएगी यहाँ पर। तो समझेंगे इसको, देखिए बताया था, ये हम सिर्फ आपको क्या बताए हैं, हमें बताए आपको नर एवं कोदभिद बताया है, बस इसमें कुछ नहीं बताया गया। ये बताएं होता क्या है, इसकी कार्य क्या है इसके, ठीक है, ये बताया गया। अब इसका कल हम लोग इसके बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं पता नहीं चलेगा ना कि पुष्प में किस तरीके से स्पर्म का कार्य होता है, कैसे क्या होता है, ठीक। तो देखिए बताया था कि नर युगकोद्भिद उच्च पौधों, उच्च क्वालिटी के जो पौधे होते हैं, यानी कि कौन से पौधे, तो वो भी देखिए, विशेषकर कौन से एंजियोस्पर्म, यानी कि जो क्या करते हैं फूल वाले पौधे होते हैं, जैसे कि गुलाब, गुड़हल, ये सब चीजें, हाँ, जो खासकर सजाने के काम में आते हैं, सही बात, ठीक है, जो सजाने के वैज्ञानिक तरीके से कार्य में आते हैं, ठीक है। ये नर युग्म यानी कि मेल स्पर्म पैदा करने वाला एक आगुणित संरचना है, ये वही आगुणित, ठीक है, हाइप्लोड या फिर डाइप्लोड, ठीक है, यानी कि आगुणित या फिर द्विगुणित के रूप में बताया, हमने इसको आपको बताया कि ये क्या होता है, ठीक है, हाँ। ये एक तरीके से अगुणित संरचना है जो परागण पराग कण के रूप में क्या होता है, पराग कण के रूप में पराग कोश के अंदर विकसित होती है, ठीक है, के रूप में पराग कोश के अंदर, पराग कोश के अंदर विकसित होती है। और निषेचन के लिए क्या करते हैं, ये स्पम बनाते हैं, क्या करते हैं, निषेचन के लिए स्पम बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इसको समझेंगे और खास खास कल हम लोग ये भी जानेंगे, ठीक है, कि इसमें नर युग्मकोद्भिद में, यानी कि एक तरीके से पौधों के अंदर कौन से मेल स्पर्म पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों के भी अंदर, ठीक है, कोई ना कोई स्पर्म पाए जाते हैं स्पर्म के रूप में, जिसको कहा जाता है टेस्टस, या ये सब चीजें स्पर्म के रूप में पाई जाती हैं, मतलब एक तरीके से स्पर्म पाया जाता है, और ये सब हार्मोन्स के रूप में होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनके अंदर भी कुछ मात्रा में कौन कौन से प्रकार से किस तरीके से स्पर्म पाए जाते हैं, इन सब चीजों का हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक। और साथ ही साथ इसमें ये भी जानेंगे कि इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से ये किन तरीके से और किस आकृति में कार्य करते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में समझेंगे। तो ये हो गया आपके नर युग्मकोद्भिद के बारे में। कल
तो यहाँ सबसे पहले हमें बताया जाता है, ठीक है, क्या बताया जा रहा है इसको समझेंगे कि पराग कण क्या होते हैं। पराग कण नर युगकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक है। यानी ये बताया कि जो पराग कण होते हैं एक तरीके से वो जो नर युगकोद्भिद यानी कि मेल, ठीक है, मेल होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है, प्रथम कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। फिर बताया जा रहा है कि जो एक कोशिकीय आप जानते होंगे, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। तो जो एक कोश के अगुणित अगुणित यानी कि जिसको बताया जा रहा है यन के बारे में, ठीक है, ठीक है। अगुणित गोलाकार इनकी आकृति जो कैसी होती है, गोलाकार, अंडाकार तथा द्विस्तरीय भित्ति यानी कि एक स्तरीय आप देख ही रहे हैं ऊपर की तरफ नीले का जिससे बनाया गया और एक रेड से जो कि अंदर की आकृति को बता रहा है, ठीक है। जो बाह्य की स्तरीय है, ठीक है, बाह्य स्तरीय, ठीक है, और एक कौन सी है, यह है अंतःचूल जिसको कहा जाता है, ठीक है, अंतःचूल इसको बताते हैं। और जो बाह्य स्तरीय होते हैं इसे क्या कहते हैं, बाह्य चूल के रूप में क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक। ये आपका द्विस्तरीय होता है, एक होता है कौन सा, बाह्य स्तरीय, बाह्य चूल, और एक होता है अंतःचूल, ठीक। इस तरीके से इसको बताया जाता है। और किससे होती है, भित्तियों से ढकी होती है। तो ये चीजें हो गई स्ट्रक्चर में जो आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ये है रिक्तिका, ठीक है, ये है बाह्यचोल, ये अंतःचोल, ये जनन क्षेत्र, ये जनन कोशिका, नली केंद्रक, और ये प्राग नली कोशिका। अब हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, कैसे देखिए। अब ये जो रिक्तिका होती है, ठीक है, ये रिक्तिका एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक तरीके से रोल अदा करती है पादप की, परिपक्व पादप मतलब अंतःबीजीय परिपक्व पादप के बारे में क्या बताया जाता है कि जो रिक्तिका होती है एक तरीके से कई चीजों के सोर्स को जन्म देती है, जैसे वाष्पोत्सर्जन में भी कार्य करती है, ठीक है, साथ साथ ये कई सारे प्रकार के प्रोटीन को भी वो निर्वाहन करने का कार्य करती है। अभी इसको लिखा रहे हैं करके बाह्यचोल, अंतःचोल, सभी चीजों के बारे में, ठीक। और फिर आगे क्या बताया था पराग कणों के माप के बारे में कि पराग कण जो होते हैं वो किस मतलब कितनी कितनी आकृति में होते हैं और किस प्रकार से होते हैं। तो पराग कण की जो आकृति होती है, माप होती है, दो 20 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। कितनी होती है, 20 से लेकर 50 माइक्रोमीटर यानी कि 10 की घात -6 मीटर के रूप में होती है, ठीक। और सबसे छोटे आकार के जो पराग कण होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसका जो नाम होगा माइसोटिस और एल्पिस्टम, ठीक है। सबसे छोटे आकृति के क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, ठीक है। और इनकी एक तरीके से जो आकृति होती है, तो सभी की आकृति क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़े आकृति मतलब सबसे बड़े आकार के परागकण जो होते हैं वो अलग मतलब तरीके से होते हैं, उनको भी हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो अभी आपने देखा कि सबसे छोटे आकार के जो परागकण होते हैं, ठीक है, वो एक तरीके से क्या अल्पिस्टम पाए जाते हैं, अल्पिस्टम, ठीक है। अब हम लोग हाँ एक चीज और ध्यान रखिए, इसकी आकृति जो होती है 10 माइक्रोमीटर की होती है, लिख लीजिए, उसको लिखा नहीं, लिख लीजिए, 10 माइक्रोमीटर की होती है, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सब, हाँ, माइटोसिस एल्पिस्टम की जो आकृति होती है 10 माइक्रोमीटर की होती है, सबसे छोटी होती है। और इसकी जो एक तरीके से मतलब 10 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक की परागकण की क्या होते हैं स्ट्रक्चर को देखा गया है, ठीक है। अब हम लोग सबसे बड़े आकृति के स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। 100 200 तक देखा जाता है। अब लिखेंगे सबसे बड़े आकार के, सबसे बड़े आकार की परागकण मीरोविलस जल्पा, मीरोविलस जल्पा में पाए जाते हैं। इनकी आकृति कितनी होती है, इनकी जो आकार है इनके परागकण की वो 200 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक। ये 200 माइक्रोमीटर तक के परागकण इसमें क्या होते हैं। ये तो हो गया सबसे बड़े आकार के परागकण। अब हम लोग जानेंगे सबसे एक तरीके से लंबे परागकण कौन होते हैं। सबसे लंबे आकार के परागकण, आकार के परागकण माइक्रोमीटर में देखा जाए, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर तो करीब 2000 से
5000 माइक्रोमीटर तक होती है, ठीक है। और अगर इसको एमएम में देखा जाए, किसमें, एमएम में देखा जाए, तो ये करीब 5 mm की होती है, 5 मिलीमीटर के करीब। तो ये चीजें इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है। यहाँ बताया जाए सबसे बड़े आकार के जो परागकण होते हैं कौन से होते हैं, मीरोब्लिस जल्पा, जो कि करीब कितने 200 माइक्रोमीटर के करीब होते हैं, ठीक है। सबसे लंबे आकार के जो परागकण होते हैं, ठीक है, वो जोस्टेरा होते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्री घास में पाए जाते हैं। ये 2000 से 5000 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं, जो कि अगर एक, हाँ, 5 mm के करीब में होते हैं, मिलीमीटर के रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके छोटे बड़े आकार के परागकण के बारे में। अब हम लोग ये समझेंगे इसको जानने से पहले कि कौन कौन से मेल स्पर्म, ठीक है, या कौन कौन से स्पर्म या कौन कौन से नर युग्मकोद्भिद पाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे प्लांट में अलग अलग प्रकार से विकास होता है। फिर उसके बाद हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो जो संबंधित हार्मोन्स हैं इससे, ठीक है, जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स के रूप में आगे आपको भी चैप्टर में मिलेंगे, और ठीक है, हार्मोन्स इसमें क्या होंगे, मिलेंगे आपको। लेकिन जो संबंधित से ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, और आपका हो गया क्या, ब्रासिनोल स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं आपके, ठीक, ये अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रक्रिया पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कौन कैसे क्या कार्य करता है, ठीक। चलो ठीक है, तो अब हम लोग इसको समझेंगे एक बार, देखिए। कुछ हार्मोन्स बताए गए हैं, आगे हम लोग और हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो जरूरी है, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं जो चीज, उसी के लिए हार्मोन से बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका पहले ऑक्सिन आता है, ठीक है, जो क्या कार्य करता है, परागनली। परागनली आपको हम बता चुके हैं। परागनली की वृद्धि और निषेचन क्या होता है हमने बताया था, ठीक है। पराग कोश का निषेचन कैसे होता है, हेडिंग ही आपको बताएं पूरा, ठीक है। तो पराग कोश के निषेचन में क्या करता है, मदद करता है, कौन मदद करता है, ऑक्सिन। ध्यान रखिएगा, ये आपके ओमार में पूछा जा सकता है कि पराग कोश या पराग निषेचन में कौन मदद करता है, तो ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसका आप क्या आते हैं, जिबरेलिन। जिबरेलिन आते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पराग कण के विकास। अब पराग कण तो आपको हम बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये पराग कण के विकास करते हैं, और पराग कोश का स्वफुटन एक टॉपिक ही, इसको भी हम बता चुके हैं कि पराग कोश का स्वफुटन को क्या होता है, पराग कोश के स्वफुटन के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या है, साइटोकिनिन, ठीक है, आपका क्या आता है, साइटोकिनिन, जो क्या कार्य करता है, कोशिका विभाजन में कार्य करता है। क्या कार्य करता है, कोशिका विभाजन में और नर भागों के विकास में। अभी हम लोग नर भाग, जो कि नर युग्मकोद्भिद पढ़े, उसकी पहली जो आपकी टॉपिक पढ़ाई गई है, ठीक है, कि नर युग्मकोद्भिद होता क्या है, वो हमने आपको बताया है, ठीक है। उसमें इसका क्या होता है, विकास करते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर आपका क्या है, साइटोराइट्स के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, ब्रांसियो साइटोराइट्स के बारे में क्या बताया जा रहा है, कि नर जननांगों के विकास, ठीक है, जो कि आप लोग इस बार पढ़ेंगे, ठीक है। नर जननांगों के विकास के लिए क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक के बाद, मतलब अब जो इसको पढ़ लेंगे, इसी के बाद हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कार्य करते हैं। कौन सा चित्र बना है आवृत्त बीजीय पादप के परिपक्व परागकण की संरचना की। अभी जो चित्र बना है आवृत्त बीजीय पादप के परिपक्व की क्या बना है, संरचना जो बना है, इसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। एक एक टॉपिक लेकर के समझेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो पहला हम लोग जानेंगे परागकण के बारे में। इसके पराग कण के बारे में जानेंगे, तो इसमें क्या जानेंगे ये भी देखिए। इसको विभक्त करने के लिए, मतलब पराग कण को एक तरीके से दो भागों में विभक्त किया गया है। पराग कण को नहीं विभक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। ये आपके जो आकृति बनी है उसके अनुसार भी क्या किया गया है, विभक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। ये परागकण को नहीं विभक्त किया, जो भी आकृति बनाए हैं परिपक्व परागकण के लिए, उसकी हमें क्या किया गया है, यहाँ पर इसको विभक्त किया। जो पहला आपका क्या है, पहला आपका बाह्य चोर, ठीक, और दूसरा क्या है, अंतः चोर।
तो बाह्य चोल और अंतःचोल क्या है, इसी के हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसको क्या कहता है, स्पोरोपोलिन। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, स्पोरोपोलिन का बना होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे समझना शुरू करें। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। ठीक, हमने भी आपको बताया जो परिपक्व पराग कण होते हैं उनके अनुसार ये दो आकृति के होते हैं, दो प्रकार से। कौन कौन, एक बाह्य चोल, एक अंतःचोल। बाह्य चोल को बताया था यह मोटा तथा खुरदुराकार का होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ वह होते हैं। जैसे कि हमने भी आपने आकृति में देखेंगे, आकृति में आपके दो परत बनी है, बाह्य चोल की, अंतःचोल की। तो बीच में उसके क्या होते हैं, एक प्रकार के रिएक्शन या केमिकल पदार्थ वह रहते हैं। ठीक है, जिसको स्पोरोलिनिन, ठीक है, बताया जाता है। कब, मतलब एक तरीके से बना होता है। और फिर आगे क्या बताया जाता है, यह क्या होते हैं, कैरोटीनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक होता है। कैरोटीनाइड के ऑक्सीकारक के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। साथ साथ ये बताया था कि इस पदार्थ के कारण, किसके कारण, स्पोरोपोलिन के कारण ही क्या होते हैं, पराग कण जो होते हैं किस रंग के हो जाते हैं, हरे रंग के। ठीक, हरे रंग के होते हैं। और साथ साथ इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बहुत उच्च प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। किसके कारण से, स्पोरोपोलिन के बारे में, इसके ही कारण से। ठीक है, एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, इसी कारण से ये हरे रंग के भी हो जाते हैं और प्रतिरोधक क्षमता इनकी है वो बढ़ जाती है इसी केमिकल के कारण से। ठीक, तो फिर हम लोग आगे क्या जानेंगे, आगे हम लोग को हम समझ रहे हैं, इसको जानना क्या है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, कैरोटीनाइड का ऑक्सीकारक बहुलक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये आपको पूछना भी होगा, ठीक, समझना भी होगा। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब आगे समझेंगे, यानी कि कैसे कार्य करता है, कौन सा पदार्थ, किस का कैसे इसका केमिकल नेम है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक, तो हम लोग अब समझेंगे स्पोरोपोलिन के बारे में। ठीक है, इसको बताया जाता है कि ये होता क्या है, ये एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे प्रतिरोधी के तरीके से, ये किस तरीके से मतलब कार्य करता है प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी इस तरीके से कार्य करता है, जैसे हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारे मतलब ऐसे एंटीबॉडीज हैं, ठीक, जो हम लोग को शरीर में बहुत सारे मतलब बैक्टीरिया से या ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे बीमारियों से हमें बचाता है। ठीक है, इस तरीके से कार्य करता है। तो यहाँ बताया है कि यह है क्या तरीके से प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, और वसा युक्त, यानी कि इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में फैट भरा होता है। ठीक है, अब वो फैट किस तरीके से होता है कि वो किस तरीके से बनता है। ठीक, तो वसा युक्त पदार्थ का एक क्या होता है, ये बहुलक होता है। इसमें बहुत भारी मात्रा में क्या होते हैं, वसा होते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में भी आपने देखा होगा, हम लोग के शरीर में भी बहुत भारी मात्रा में वसा रहता है। अगर ये वसा धीरे धीरे बढ़ता जाएंगे, एक चीज ऐसा समझिए कि एक होता है जिसे हम लोग के शरीर में गुड फैट और बैड फैट के रूप में। ठीक, गुड फैट होते हैं मतलब हम लोग की शरीर जिसको कहा जाता है हेल्दी रहती है। ठीक, आदमी बीमार कम से कम होता है उस पर। लेकिन जो बैड फैट यानी कि जिसमें थाई मोटी हो जाए, पेट निकल आए, ठीक, तो इस सब समस्या में ज्यादा समस्या हमें लगती है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, वसायुक्त पदार्थ पाए जाते हैं और उन पदार्थों का एक क्या होता है, बहुलक होता है। बहुलक यानी कि बहुत बड़ी बड़ी संख्या में क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इनकी संरचना। अब इनके हम कार्य जानेंगे कि इनका कार्य क्या होता है, क्या जानेंगे इनका कार्य। तो यहाँ हमें बताया जाता है ये क्या कार्य करते हैं, ये पराग कणों की जो बाहरी परत होती है, ठीक है, जैसे एक्सिन, इसको हमने लिखाया है आपको एक्सिन के बारे में। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक्सिन का निर्माण करता है। और जैव घटन, उच्च ताप, ठीक है, और प्रबल क्षारों से रक्षा करता है। अब जैव घटन मतलब कि ऐसी व्यवस्था होती है जो प्राकृतिक के माध्यम से, ठीक है, वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है,
जो प्राकृतिक के माध्यम से वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत तेज आंधी चलती रहती है तो पत्तियां पेड़ पौधे एक तरफ झुकने लगते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर जो मजबूती रहती है उसके कारण से वो गिरते नहीं। लेकिन बहुत से पेड़ जो कम मजबूत रहते हैं, यानी जो सॉइल इरोजन यानी कि सॉइल मिट्टी से जो कम बंधे होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाया करते हैं, ठीक। क्या बताया था, यहाँ बताया था कि जैव गठन, फिर बताया था उच्च तापमान। क्या बताया था, उच्च तापमान यानी कि अत्यधिक टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि उच्च तापमान होने पर जो रेगिस्तान के भी पौधे होते हैं वो भी ज्यादा एक तरीके से सूखते नहीं, एक तो है नहीं, और जो है भी वो मतलब इस तरीके की व्यवस्था में रहते हैं कि सूखे ना, ठीक। और रेगिस्तान नहीं, हर जगह की ऐसी व्यवस्था है कि आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी होने लगती है तो ज्यादातर प्लांट जो छोटे होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी नीचे तक नहीं जाती, जो कि जल को क्या करें ऊपर वाष्पोत्सर्जन कर सके, ठीक है। तो इस कारण से वो समस्या होती है। और साथ साथ ये प्रबल क्षारों से रक्षा करता है। प्रबल क्षार की व्यवस्था कब होती है, प्रबल क्षार तब होता है जब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है, ठीक है। जब जिसे कहते हैं अम्ल वर्षा के रूप में कहते हैं, यानी कि जो बताया था कि जब बारिश होती है, जो पहली बारिश या दूसरी बारिश जो भी होती है, ठीक है, उसमें अम्ल की वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है। जिसके कारण से आपने देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि संगमरमर जो सफेद था एसिड रेन के कारण जैसे पीला पड़ता जा रहा है, ठीक। तो वही चीज संगमरमर या कहे ताजमहल बता दें आपको, जो कि उसी से बना हुआ है, ठीक। तो वो जो बना हुआ है एक तरीके से ताजमहल, वो कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा के कारण पीला होता जा रहा है। तो यही चीजें बता रहा है कि अगर प्रबल क्षारों से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये हो गया इसके कार्य, और ये हो गया क्या, स्पोरोपोलिन के बारे में क्या कैसे कार्य करता है, ठीक। ये आप देख लीजिए, ये अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, मतलब बहुत ही अत्यधिक एक तरीके से, मतलब कि इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था इसको करता है, ठीक। और साथ साथ ये वसायुक्त एक बहुलक होता है, बहुलक होता है, ठीक है भैया। आप जानिए क्या होता है, जैसे बहुत सारे बहुलक क्या, जैसे बहुत सारी चीजों का मिलकर एक समाहित योजन, ठीक। जैसे हम लोग ये बता दें कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का जब समूह मिलता है तो एक तरीके से ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब बहुत सारे इसमें कंपाउंड मिलते हैं कार्बन के या हाइड्रोजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के, कुछ भी तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं तो एक तरीके से बहुलक का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुलक। अब आगे हम लोग जानेंगे फिर इसके बाद अंतःचोल के बारे में। चलिए लिख लीजिए, इसमें थोड़ा लिखिए, लिखिए इसमें कि कैटोनाइड लिखिए, प्लांट किंगडम में कैरोटीनाइड प्राकृतिक पिगमेंट को कहा जाता है, वर्णक ध्यान रखिएगा होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो आप फल खाते हैं या फल खाते हैं या फिर फूल आपने जो देखे होंगे, ठीक है, वो इस तरीके से क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर चीजें पाई जाती हैं, जो कि बताया जाता है, तो समझेंगे। बताया जाता है कि कैरोटीनाइड जो होता है प्लांट किंगडम में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, ठीक है, जाने वाला पीले, नारंगी और लाल रंग के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक। इन्हीं के कारण, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि वसायुक्रिय अम्ल के रूप में होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, शरीर को फल और पुष्प को क्या करते हैं, एक तरीके से पिगमेंट देने, यानी कि एक नए नए कलर का निर्माण करने में अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा, आम को देखा होगा, ठीक है। तो जब आम पक जाते हैं तो हल्का नीचे पीला और बीच में हल्का नारंगी और ऊपर रेड कलर के हो जाते हैं, जो मतलब जो दवा से न पके तो इस तरीके से होते हैं, और वो मतलब एक अलग महक छोड़ते हैं, ठीक। स्मेल उनकी आती है। तो इस तरीके से इसको बताया जाता है कि ये एक तरीके से कैरोटीनाइड के कारण ये शरीर व्यवस्था में देखने को मिलती है, ठीक है। हम लोग इसके कुछ कार्य के बारे में जानेंगे कि इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। इसका पहला कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण, ठीक। इसका पहला कार्य हो गया। और इसका दूसरा कार्य है आकर्षण का, ठीक। तीसरा इसका कार्य है फोटो प्रोटेक्शन, ठीक। इसका पहला जो कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण का है, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ठीक है। दूसरा कार्य है इसका आकर्षण करने का, मतलब किस तरीके से ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका कार्य है वो क्या है, फोटो प्रोटेक्शन, ठीक है। इस तरीके से इसके तीन कार्य हैं, क्या है इसके तीन
कार्य, ये आपको बताया गया है। अब आप चाहें तो इसको बता दें, मतलब लिखा दें एक दो लाइन, और नहीं तो फिर आगे बढ़े। हमें लग नहीं रहा था। देखिए, चलिए लिखिए लिखिए, ये क्लोरोफिल के, ये क्लोरोफिल, ठीक है, ये होता है फोटो रिएक्शन। ठीक है, वो फोटो प्रोटेक्शन रिएक्शन कह रहे हैं। ये फोटो प्रोटेक्शन होता है, क्या कार्य करता है, ये क्लोरोफिल और पौधों के अन्य भागों को किससे बचाता है, अत्यधिक प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाता है। अब अन्य भागों में जैसे आपका क्या आता है, जैसे पत्तियां आती हैं, ठीक, अन्य भागों में क्या आता है, जैसे आपकी पत्तियां भी आती हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप मान के चले कि 10 बजे से पहले हो जाया करती है। ठीक है, 9-10 बजे से पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है, अन्यथा प्रकाश की ऊर्जा जब ज्यादा हो जाएगी तो ये उस टेम्परेचर को सहन नहीं करवाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण से अगर रंध्र इनके खुले रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे पत्तियां। मतलब जैसे इनके हिसाब से समझिए कि अगर आप चावल को गैस पे रख आई हैं और आप उसको ध्यान नहीं दिए, ठीक है, कि इसको बंद करना है, तो आप देखेंगे कि चावल पूरा जल के खत्म हो जाएगा। ठीक, तो और उसका स्वाद भी बेस्वाद हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज यही ये भी बता रहा है कि अगर क्लोरोफिल और पौधों के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भोजन बना रहे हैं और इनका रंध्र एक तरीके से खुला हुआ है, और रंध्र खुला है, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो भोजन जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा। ठीक है, अगर वो रंध्र नहीं बंद हो रहे हैं और लगातार प्रकाश की ऊर्जा बढ़, मतलब प्रकाश का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और वो पत्ती सूखकर तुरंत गिर जाएगी। ठीक है, तो रंध्र, ये चीज ध्यान रखिए कि रंध्र जो है वो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, बंद हो। अगर टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा 20 से ऊपर जाना शुरू हो, जैसे धीरे धीरे वो रंध्र बनना बंद, मतलब रंध्र, स्टोमेटा इसको बताया था, वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको क्या कहता है, बताया जाता है। तो ये हो गया आपके फोटो प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक तरीके से क्लोरोफिल और पौधों के अन्य भागों में अत्यधिक प्रकाश के होने वाले नुकसान से क्या करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में, कैरोटीनाइड के प्रकार के, मतलब कार्य के बारे में प्रकार कह रहे हैं। ठीक है, इनके कार्य के बारे में हो गए। ठीक, चलिए अब इसके जो प्रकार होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो भी आप जान लीजिए इसी वक्त। इसकी ये हो गए कार्य, और फिर ये हो गया आपका प्रकार। प्रकार जो है इसके, ये 2 होते हैं। कौन कौन से, वो जानेंगे हम लोग। कैरोटीनाइड के बारे में जो प्रकार होता है कैरोटीन, और कौन कौन से, जैतोफिल के बारे में। और इसमें कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे, समझिए इसको। कि आपने देखा होगा, इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा एक चीज, कि हाँ ये जैसे कार्य तो इसमें करते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ, इसको बाहर आप अगर समझना चाहें, बाहर के लिए, तो हम आपको बताएं, जैसे आपने देखा होगा गाजर, ठीक है, मूली, ये सब आपने देखा होगा, तो आपने देखा कि जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन इनकी रंगत और खूबसूरती बहुत ही अलग रहती है। जैसे इन्हें धुल दो एक बार तो इनकी चमक अलग रहती है। जैसे गाजर हो गए, मूली हो गए, ठीक है, तो और उसी तरीके से आपके जो कली वाले, जो तो एक तरीके से कच्चे लहसुन प्याज आते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बाजार में बिकते हैं, सब्जी के लिए नहीं बिकते, तो उनकी जो रंगत है और जो खूबसूरती है, एकदम एकदम से वो क्या है, अलग तरीके से। तो यहाँ बताया जाता है कि जो कैरोटीनाइड होता है, ये कैरेटिन जो होता है, ये ज्यादातर इसमें गाजर में पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपके जो टमाटर हैं, ठीक है, या और जो कद्दू होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों में एक तरीके से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन ये कुछ रहते इसी तरीके से कैरोटीनॉइड के हैं, लेकिन ये होते क्या है, ये होते हैं एक तरीके से लाइकोपिन के रूप में। क्योंकि टमाटर जो है लाइकोपिन के कारण ही अपने रंग को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा इसको, कई बार नीट में पूछा गया है ये। तो अब हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया आपका बाह्य चोल। ठीक है, हम लोग जानेंगे अंतः चोल के बारे में। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए अंतः चोल। ठीक, ये बताया जाता है इसके बारे में, नोट गए तो इसको हम बताएं। ठीक, इन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक,
तो यहाँ बताया जाता है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग और आगे भी समझेंगे। तो यहाँ बताया जाता है अंतःचोल के बारे में, ठीक है। अंतःचोल ये क्या होता है, ये बताता है, यह पतला एवं कोमल छिद्र, पतला एवं कोमल झिल्ली सदृश अस्तर होता है, ठीक है। क्या होता है, ये पतला होता है और पतला होने के साथ साथ क्या होता है, कोमल, यानी इस तरीके से होता है कि ये एक तरीके से फट भी सकता है, जैसे पतला है कोमल है तो फट भी सकता है, ठीक है। तो बताया है कि झिल्ली सदृश अस्तर है, सदृश मतलब इस तरीके से पारदर्शी वाला, ठीक है। सदृश अस्तर होता है, यह पराग कण के जीव द्रव्य को क्या करता है, ढकने का कार्य करता है। पराग कण के क्या होगा, ऊपर से ढकने का कार्य करता है। और ये बनता किससे है, ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज से, ठीक है। पेक्टोसेलुलोज से, सेलुलोज एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जैसे सेलुलोज जो होता है वो लचली मतलब एक तरीके से लचीले आकार की मतलब प्रकार से होता है, ठीक है, का बना होता है। तो ये हो गया आपका अंतःचोल। अंतःचोल के ही अंदर जनन छिद्र पाया जाता है। अंतःचोल के अंदर क्या, अंतःचोल है तो उसके अंदर क्या पाया, जनन छिद्र होगा, ठीक है। तो बताए थे कि बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल के क्या होते हैं, आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र। बाह्य चोल जो है उसके जो आवरण, जैसे हमने आपको बताया था, ऐसे आपका बाह्य चोल बना हुआ था, ठीक। तो इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ कहीं के छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और जनन छिद्र द्विबीजपत्री में अगर होगा तो उसमें 3 जनन छिद्र पाए जाएंगे, और अगर एक बीजपत्री में है तो 1 जनन छिद्र पाए जाएंगे, ठीक है। ये बताया गया आपको जनन छिद्र के बारे में, और बताया गया अंतःचोल के बारे में, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम कुछ और इसके बारे में समझेंगे। तो ये हो गया आपके अंतःचोल के बारे में। अब अंतःचोल में एक नोट डाल के लिखिए, ये एक तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में बताया गया है कि जब युग्मकोद्भिद तथा टेपिटम या फिर प्लस टेपिटम एक साथ मिलते हैं, तो मतलब रहते हैं वहां पर साथ मिलते हैं, तो इस तरीके से प्रोटीन को निकालने का कार्य करते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन को निकालते हैं। और वो क्या कार्य करते हैं, पराग कण, पहले मतलब ये व्यवस्था होगी, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक। तो वो क्या करते हैं, पराग कण की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। प्रोटीन वो क्या करता है, इस तरीके से पराग कण को बाह्य चोल में, हाँ, पराग कण को क्या करता है, जो प्रोटीन होता है तो इसमें कुछ व्यवस्था होती है पराग कण के लिए, और वो क्या कार्य करता है, बाह्य चोल के जो खाली स्थान होते हैं उसमें भरने का कार्य करते हैं। और जब बाह्य चोल में खाली स्थान भर जाते हैं तो पराग और स्त्री केसर आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद में जो वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है, वो उनको पहचानने में उनकी सहायता करते हैं, ठीक। ये आपका अंतःचोल का एक और नोट के रूप में है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले ये प्रक्रिया होगी, फिर दूसरी बार में ये प्रक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.